गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो फूड हम लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो यही प्रोसेस है कि किस तरह से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, इसको हम स्लो कंबशन भी बोलते हैं, और हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो किस तरह से? इसके मेन दो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट जस्ट गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम, अंदर जाती है हमारे सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है बॉडी से, दैट इज गैस एक्सचेंज। और ये कहाँ पे होता है? ये लंग्स में होता है। ठीक है, ये लंग्स में होता है। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये डीप हमारे सेल्स के अंदर होता है। हर एक सेल जब रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड को देती है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कर लेते हैं। टाइप्स रेस्पिरेशन की टू मेन टाइप्स है। फर्स्ट इज एरोबिक एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो हम कह सकते हैं इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है व्हिच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है मेनली ये कहाँ पे होती है? हायर एनिमल्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो हम इनको कहते हैं यूकैरियोट्स में मेनली ये होती है। यूकैरियोट्स वो सेल है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल पूरे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मोस्टली। तो ये यूकैरियोट्स में होती है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होती है? ये बैक्टीरिया में होती है, यीस्ट में होती है, और हमारी बॉडी में भी होती है। कहाँ पर? मसल्स में। ये मसल्स में होती है। ठीक है, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। और जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें लो अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, यानी कम एनर्जी रिलीज होती है। तो डिफरेंसेस हैं ये एरोबिक एनारोबिक के, आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब आता है कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है इनका। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ये सेम है, दोनों में ये एक ही जैसा चलता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमारी बॉडी में क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है ये किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड या इसको पायरुवेट भी बोलते हैं। पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इसके बाद स्टार्ट हुई, यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो पहली प्रोसेस है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये सेम रहती है, दोनों में सेम होती है। उसके बाद ग्लूकोज को पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। इस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये कहाँ होता है? हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और साइकिल जो होता है उसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। क्रेब साइकिल इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। बेटा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हमारी ही बॉडी में कई बार हम हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। तो मसल्स के अंदर होती है ये, मसल्स में इन द एब्सेंस या लैक
लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी से के कारण भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा फिजिकल वर्क करने के बाद या बहुत ज़्यादा चलने के बाद, दौड़ने के बाद हमें फिटीग, थकान महसूस होती है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। फिर लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करता है लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के बाद, और ये फिर हमारी फिटीग को खत्म कर देता है। थर्ड प्रोसेस है, ये कहाँ होती है, यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है। यीस्ट और बैक्टीरिया में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलता है। और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, यहाँ पे भी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखो इथाइल अल्कोहल बन रहा है, इसे कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को। और ये लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ हमारे मसल्स में हो रही है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये सिर्फ तभी होता है जब हमारी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। तो पहला जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रही है साइटोप्लाज्म में होता है, और प्रोसेस जो है उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पायरुविक एसिड बन गया, पायरुवेट एसिड या पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। प्रोसेस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, ये एनर्जी जनरेट करता है एटीपी की फॉर्म में, और मसल्स में ही हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद होती है, जो लैक्टिक एसिड जनरेट करता है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। और यीस्ट और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, एल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। हम कह सकते हैं जो यीस्ट, ये आपने देखा होगा जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं या पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं तो हम डो में का साइज इंक्रीज हो जाता है, वो डो जो है वो राइज कर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब यीस्ट एक्टिवेट होता है और रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। ये तो थी। अब आता है कि ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। लोअर एनिमल से अगर हम स्टार्ट करें तो फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस से लेके ह्यूमन बींग्स तक एक स्पेशल ऑर्गन है जिनको हम लंग्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं। लंग जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है बाहर नोज से या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में ओपन होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स वो जगह है जहाँ पे जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऑक्सीजन की क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। एक तो वहाँ पे मॉइस्चर ऐड होता है, दूसरा हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और दूसरा उसकी डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई डस्ट पार्टिकल एंटर होते हैं तो वो जो हमारे नोज में हेयर होते हैं उनका क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। उसके यहीं पे ही यहाँ पे ही नेजल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है नेजल या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेलिंग का काम करते हैं, इसलिए नोज हमारा क्या सेंसरी ऑर्गन भी है। इंटरनल आगे जाके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो ओपन होते हैं वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स आगे जाके ये लैरिंग्स का पोर्शन है, लैरिंग्स ओपन होता है किसमें, ट्रैकिया में, ये लैरिंग्स हो गया। और ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ये ट्रैकिया या जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाके लेफ्ट और राइट ब्रोंकियोल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकियल्स लंग्स में जाते हैं, ठीक है। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक नॉच होती है। कार्डियक नॉच वो जगह है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे हार्ट होता है इसलिए कार्डियक नॉच बोलते हैं। हमारा हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है लेकिन ट्विस्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स अंदर जाती है, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन होते हैं। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स फिर एयर सैक्स या एल्वेओलाई, ये वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। इनकी जो वॉल होती है थिन वॉल है, सिंगल लेयर के वॉल होती है, और साथ में ब्लड नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में आ जाता है, जो कि एक्सपेल हो जाता है आगे। जो लंग्स होते हैं हमारे वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होती है इसमें, इनको हम प्लूरा बोलते हैं। बाहर वाले को हम पेरिटोलियल प्लूरा बोलते हैं, अंदर वाले पैराइटस और प्लूरा, और अंदर वाले को विसरल प्लूरा। इनके बीच में फ्लूइड होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इनके बीच में फ्लूइड होता है जो उसको शॉक से बचाता है। जब लंग्स हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो लंग्स का साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो इसको शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अब आता है कि किस तरह से मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का, सबसे पहले इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन या जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग इन, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्रीदिंग इन, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इसके लिए दो मेन चीज़ होती है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक डोम शेप स्ट्रक्चर जिसको डायफ्रेम बोलते हैं। डायफ्रेम हमारी बॉडी को दो कैविटीज में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाली को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और नीचे वाली को एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये मैमल्स में ही होता है डायफ्रेम। अब इसका फंक्शन है, यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारी लंग्स है, लंग्स को बाहर से एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स। हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जिनमें से 7 जो है वो ट्रू रिब्स होती है, जो 3 है वो फॉल्स रिब्स हैं, यानी वो कंप्लीट नहीं है, जो स्टर्नम पे आके नहीं है एग्जैक्टली अटैच होती है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और लास्ट की जो 11th और 12th पेयर है वो फ्लोटिंग, वो आधी ही होती है, उनको फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स के बीच में दो तरह के मसल्स होते हैं बेटा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल्स, तो वो दो तरह के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब भी इनहेलेशन होती है तो मेन 2 मसल्स काम करते हैं, एक तो डायफ्रेम के मसल्स प्रेजेंट है और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और डायफ्रेम क्या होता है, डायफ्रेम नीचे की तरफ को शिफ्ट होता है, इट बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये क्या करते हैं, रिब केज को, जो रिब है हमारी बाहर में, रिब केज को क्या करते हैं, आउटवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और क्या करेंगे, डायफ्रेम को नीचे की तरफ पुश करेंगे, डायफ्रेम बिकम्स फ्लैट हो जाएगा। और रिब्स के जो मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब केज को इंक्रीज करेंगे और रिब केज जो है वो अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करेगा, जिससे थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लंग्स भी बाहर की तरफ को मूव करेगा। जो क्या है इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। कहीं भी जब साइज इंक्रीज होता है तो क्या करता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी यस, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ पे किस चीज़ का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगी, यानी इनहेलेशन करेंगे हम, इनहेलेशन की ऑक्सीजन के अंदर आ गई। अब यहाँ से एयर सैक्स से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी, ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, Hb, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसी की वजह से ब्लड रेड है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल्स तक। सेल्स अपने सेल्स के में जाके फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे जाके ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन जो है वो किसको दे देगा, सेल्स को दे देगा। सेल्स से फिर सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हीमोग्लोबिन को दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में
कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। इस फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल से ब्लड के साथ मूव करेगा, कहाँ आ जाएंगे, एयर सेल्स में आ जाएंगे। अब एयर सेल्स में आने के बाद क्या करेंगे हम, दैट अब हम करेंगे एक्सेल, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर लेके जाएंगे। तो एक्सेलेशन या जिसको हम ब्रीथिंग आउट बोलते हैं। अब यहाँ पे डायफ्रेम जो है, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था डायफ्रेम, अब वो रिलैक्स करेगा, डायफ्रेम रिलैक्स करेगा। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्रेम अगेन अपने डोम शेप हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और रिब केज भी इंटरनली और इनवर्ड्स पुश होगा, जिससे थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे थोरेसिक कैविटी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बाहर एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कम होगा, हमारे लंग्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी बाहर, इसको पुश हो जाएगी, ये बाहर चली जाएगी, इसे हम कहेंगे एक्सलेशन या ब्रीथिंग आउट। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। हम ब्रीथिंग को स्लो या फास्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके स्लो या फास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है, ठीक है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसी तरह से मूव करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कुछ फिशेज में, आपने देखा होगा एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो भी एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो डिजॉल्व फॉर्म में, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज लेस देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, सो दैट अपनी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर सके। फिशेज या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स माउथ के थ्रू ऑक्सीजन, पानी के थ्रू अंदर लेके जाएंगे वाटर को, और वाटर के साथ ही डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेंगे और अपनी जो पूरे यूज़ है ऑक्सीजन का वो करेंगे, और अपने गिल स्लिट्स के थ्रू वाटर रिमूव कर देंगे, वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाएगी। तो ये इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, टिल देन